रुपी का डेप्रिशिएशन वो इनएविटेबल है, मतलब वो कंटिन्यू होगा ही होगा। डॉलर में मजबूती लौट रही है। हमने रिसेंटली यूएस शटडाउन भी होते हुए देखा, बट ठीक है अभी लिमिट ओपन हुई है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अगले 2-3 महीने जो रहेंगे वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को लेकर फटाफट से अगर इस पे एक्शन नहीं लिया जाता है, देन डेफिनेटली इसका कैस्केडिंग इफेक्ट अगले साल की फर्स्ट 3 महीनों में भी हम देखेंगे। तो क्या ये जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टैग है इंडिया के पास, ये बरकरार रह पाएगा इस स्थिति में? देखिए, फास्टेस्ट इकोनॉमी का टैग रहना इज नॉट अ इम्पोर्टेंट, बिकॉज कोविड के बाद या टैरिफ कंसर्न्स के चलते चाइना उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो क्या ऐसी स्थिति में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो भारत में पैसा लगा रहे हैं, क्या वो एक खतरा ये भी है कि वो और ज्यादा भारत से अपना पैसा निकालना शुरू कर दे? यूएस जो है वो प्रोड्यूसर है और इंडिया है वो कंज्यूमर है। किन और सेक्टर्स को आप देखते हैं जिन पर असर पड़ सकता है, जिसको हमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? कि जब भी हम मंदी की बात करते हैं और खास करके यूएस रिलेटेड करते हैं तो 2-3 चीज ध्यान में आता है। तो डेफिनेटली एक आईटी सेक्टर जरूर है, फार्मा में थोड़े बहुत इंपैक्ट रहेंगे। यूएस में मंदी आती है तो इसका इंपैक्ट तो सभी पे पड़ेगा, बट इंडिया एज ऑफ नाउ आरबीआई के हस्तक्षेप के बावजूद जो है रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है। रुपए की अगर गिरावट होती है तो हमारे एक्सपोर्ट थोड़े से इंप्रूव होंगे। रुपए में जो गिरावट है वो थोड़े बहुत इंडिविजुअल केस टू केस या सेक्टर टू सेक्टर को थोड़े इंपैक्ट दे सकते हैं। 90-50 तक भी हम मार्च तक पहुंचेंगे, बट जो स्पीड रहेगा वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में रहेगा। कहा जा रहा है कि नौकरियां भी घट सकती हैं, वैसे ही लोग नौकरियों के लिए आजकल परेशान हैं। आपने अभी एक बात बोली थी वो कि रुपए की जो कीमत गिर रही है उसे टालना मुमकिन नहीं है। तो इंडिया ने हमने पिछले 5 सालों में देखा है कि जो हमारे टॉप 5 इंपोर्टिंग कमोडिटीज है या इंपोर्टिंग थिंग्स है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या प्लान ऑफ एक्शन बनाया। गिरावट आती है तो हमारे फॉरेन टूर्स, हमारी एजुकेशन थोड़ी सी महंगी हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। दुनिया भर में मंदी की आहट सुनाई दे रही है। क्या इसका असर होगा भारत पर, इसका कैसा असर होगा, यह सब जानने के लिए दर्शकों में काफी उत्सुकता है और इसी विषय पर आज बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है अजय केडिया जी को। अजय जी जाने माने वित्तीय विशेषज्ञ हैं, केडिया एडवाइजरी के फाउंडर डायरेक्टर हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी बुलाने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो बड़ी खतरनाक स्थिति दिखाई दे रही है कि दुनिया की जीडीपी 113 ट्रिलियन डॉलर और कर्जा जो है बढ़कर 330 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो रहा है, किस तरह से इस स्थिति को आंका जाए? देखिए, जनरली हम देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन पे ही हम एक रिसेशन वाले फियर देखते हैं, चाहे हम 2008 की बात कर ले चाहे 2020 की बात कर ले। बट डेफिनेटली इसमें सबसे बड़ा जो पार्टिसिपेशन वो यूएस का है। जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि यूएस में संकट गहराते जा रहा है, हमने रिसेंटली यूएस शटडाउन भी होते हुए देखा, बट ठीक है अभी लिमिट ओपन हुई है। बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये अनसर्टेनिटी बनी हुई, इसी के चलते हम ग्लोबल मार्केट में एक हम बोल सकते हैं अनसर्टेनिटी वाला माहौल बना हुआ है। करेंसीज में भी हम देख रहे हैं, चाहे डॉलर हो, चाहे रुपया हो, चाहे अदर करेंसीज है, उस पर भी हम इसी का इम्पैक्ट प्राइजेस में पड़ते हुए देख पा रहे हैं। तो आई थिंक ईयर एंड भी है और यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़े कंसर्न्स भी मार्केट में बने हुए रहेंगे। बट देखना होगा कि यूएस इस चीज को कैसे टालता है, बिकॉज एज ऑफ नाउ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे यूएस की पोजीशनिंग रहनी है। सर, तो क्या ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि जो पहले 3 महीने बड़े चिंताजनक हो सकते हैं अगले साल के, तो क्या दुनिया बड़ी मंदी की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि आपने बताया जैसे ये अमेरिका के लिए ज्यादा कंसर्न की बात है, लेकिन क्या इसका भारत पर भी इसका असर दिखाई देने की आशंका है? देखिए, एज ऑफ नाउ अगर हम पिछले 1-2 साल की बात करें तो इंडियन मार्केट काफी अच्छे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। उसके पीछे काफी कारण भी है, जिस ढंग से हमने जीएसटी या ग्राउंड लेवल पे जो गवर्नमेंट ने काम किए हैं, एक्सपेंडिचर्स बढ़ाए हैं, इंफ्रा में पैसा डाला है, उसकी वजह से हम लोग काफी ज्यादा आइसोलेटेड हम बोल सकते हैं ग्लोबल मार्केट की मंदी के मुकाबले रहे। बट वहीं यूएस की अगर बात करें तो यूएस की जो बॉन्ड यील्ड्स है वहां पे जो हमने चेंजेस आते हुए देखे, ये अंदेशा देता है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी मंदी, क्योंकि जब भी हम देखते हैं शॉर्ट टर्म बॉन्ड यील्ड्स में जब जंप आना स्टार्ट हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं इन्वर्टेड कर्व दिखाता है। तो आप अगर 2 साल और 10 साल के अगर बॉन्ड यील्ड्स को देखेंगे तो वो इन्वर्टेड होना स्टार्ट है। और जब भी हमने पास्ट 50 सालों में देखा है, जब भी इन्वर्टेड होते हैं तो कहीं ना कहीं मंदी की आशंका रहती है। साथ में हमने देखा पिछले हफ्ते ही जो फेड की बैठक थी वहां पे इंटरेस्ट रेट को लेकर काफी चिंताएं बनी हुई थी। एक खेमा मानता है कि इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए,
और दूसरा क्या मैं मानता हूँ थोड़ा वेट करना चाहिए, बिकॉज अभी भी जो इन्फ्लेशन की चिंता है, इनका टारगेट थे 2% के, पर आज भी हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन 3% के करीब है। जॉब डेटा, रिटेल डेटा इतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। तो आई थिंक ये जो आगे की अगले 2-3 महीने जो रहेंगे वो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी को लेकर, बिकॉज जिस ढंग से टैरिफ कंसर्न्स है, इन्फ्लेशन तो डेफिनेटली शूट अप किए हैं, और अगर यहाँ पे फटाफट से अगर इस पे एक्शन नहीं लिया जाता है, देन डेफिनेटली इसका कैस्केडिंग इफेक्ट अगले साल की फर्स्ट 3 महीनों में भी हम देखेंगे। उसी के चलते ग्लोबल मार्केट्स इंपैक्ट करेंगे। हाँ, इंडिया काफी हद तक इन्फ्लेटेड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं फूड इन्फ्लेशन हमारे काफी लिमिट में है। रुपए में नो डाउट हमने पिछले हफ्ते में एक अच्छी खासी गिरावट जरूर देखी है, बट अदर नंबर्स की अगर हम बात करें तो अभी तक हम लोग काफी ज्यादा इंसुलेटेड रहे हैं। सर एक चीज ये समझना चाहूंगा आपसे, क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि सरकारें बड़े डिनाइल मोड में रहती हैं और भारत में तो डाटा के लेकर के भी संशय उठाते रहते हैं कि डाटा में फजिंग की जाती है, इस तरीके के आरोप भी लगाए जाते हैं। तो कितना भारत को तैयार देखते हैं, क्या हम पूरी तरीके से फिट अपने आप को पाते हैं इस स्थिति में? देखिए, डेफिनेटली डेटा एक ऐसी चीज है, इसको किस एंगल से देखा चाहिए वो इंपॉर्टेंट होता है। हर तरीके से हम लोग उसको देख सकते हैं, बट एक चीज आप समझिए, वी आर इन ग्लोबल इकोनॉमी पैरामीटर्स कि आज अगर मैं कोई चीज डेटा दिखा रहा हूं तो डेफिनेटली उसके तथ्य कहीं ना कहीं रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूं कि मैंने XYZ एक्सपोर्ट किए हैं, तो दूसरी कंट्री के पास उसके इंपोर्ट दिखाई देंगे। तो आई थिंक जो पहले डेटा थोड़े बहुत हम बोल सकते थे मैनिपुलेटेड होते थे, बट आज की डेट में काफी ट्रांसपेरेंसी है। हाँ, एक नजरिया अलग अलग होता है देखने का, बट आई थिंक यस, इंडिया एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखोगे जिस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है, या फूड ग्रेन्स की भी बात करें, तो आज बहुत बड़ी बात है कि आप यूरोप और यूएस में देखेंगे तो फूड इन्फ्लेशन काफी अच्छे से बढ़ रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ पे चाहे एडिबल ऑयल की प्राइजेस की बात करें, पल्सेस की बात करें, गवर्नमेंट इसमें सक्षम रही है प्राइजेस को काफी हद तक कंट्रोल में रखने की। क्योंकि जब से हमने रशिया यूक्रेन वॉर देखा था, तब से हमने देखा कि फूड इन्फ्लेशन ग्लोबल मार्केट में बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन काफी ठीक ठाक रहे। हालांकि वेदर अनसर्टेनिटी की वजह से बीच बीच में हमने कुछ जम देखे थे, बट कुल मिलाकर नंबर्स इंडिया के जो देखा जाए वो काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। सर क्या भारत का, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि हमारी इकोनॉमी एकदम मजबूत स्थिति में है, आंकड़े सब उसकी गवाही भी देते हैं, तो क्या ये जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का टैग है इंडिया के पास, ये बरकरार रह पाएगा इस स्थिति में जो आगे आती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, फास्टेस्ट इकोनॉमी का टैग रहना इज नॉट अ इम्पोर्टेंट, बट इम्पोर्टेंट रहेगा कि किस ढंग से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। बिकॉज एज ऑफ ना आप देखिए, कोविड के बाद से ही सिनेरियो जो रहा है वो कैसा रहा है कि बाकी कंट्रीज उतने अच्छे मजबूती, जैसे चाइना का एग्जांपल ले लेते हैं हम। चाइना में भी हमने देखा कोविड के बाद या टैरिफ कंसर्न्स के चलते चाइना उतना अच्छा ग्रो नहीं कर पा रहा था। तो अनलेस एंड अनटिल अदर मार्केट में जब तक नहीं उभरते हैं, तब तक हम बोल सकते हैं यस वी आर ग्रोइंग विद द, एटलीस्ट हम ये बोल सकते हैं दूसरे गिर रहे हैं हम लोग गिर नहीं रहे हैं, वो हमारे लिए एक पॉजिटिव है। अगर हम रिसेंटली मैन्युफैक्चरिंग PMI के नंबर्स भी देखते हैं हम लोग, तो अभी 57-58 के करीब, आगे भी प्रोजेक्शन अच्छा है। बट जो फास्टेस्ट ग्रोइंग की अगर हम बात करें, उसके लिए अदर इकोनॉमी कैसे मूव करती है वो डिपेंड रहेगा। बट आई थिंक यस, इंडिविजुअली अगर हम देखें तो इंडिया काफी अच्छा कर रहा है। आज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नंबर 4 पे है, जबकि चाहे चाइना की बात कर ले, चाहे बाकी कंट्रीज की बात कर ले, वो उतने ज्यादा अच्छे नहीं। बट हाँ, जिस ढंग से टैरिफ कंसर्न्स कम हो रहे, जैसे यूएस और चाइना के बीच में भी कंसर्न्स कम हुए, और अब बात हो रही है कि रशिया यूक्रेन के बीच में भी जो वॉर है वो खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। अगर ऐसी चीजें आती है तो डेफिनेटली अदर भी इंप्रूव करेंगे। बट एज ऑफ नाउ यस, इंडिया अपने स्टैंड अलोन में बहुत मजबूती से मूव कर रही है। सर अमेरिका की आपने बात की और वहां पर एआई बबल की भी बात की जा रही है कि वो भी कभी भी फट सकता है। तो क्या ऐसी स्थिति में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं जो भारत में पैसा लगा रहे हैं, क्या वो एक खतरा ये भी है कि वो और ज्यादा भारत से अपना पैसा निकालना शुरू कर दें? तो इस तरह का भी कोई खतरा दिखाई देता है? देखिए, इंडिया और यूएस दोनों की प्लेसिंग अलग अलग है। देखिए, यूएस जो है वो प्रोड्यूसर है और इंडिया है वो कंज्यूमर है। आज जितना बड़ा डेटा सेट हमारे पास है या जो पॉपुलेशन साइज है, तो हम लोग डेफिनेटली उसमें कंजम्पशन में सबसे ऊपर है। तो ये दोनों की प्लेसिंग अलग है। सेकेंडली, जो आपने एआई बबल की बात की, देखिए एआई की बबल तो नहीं बोलूंगा मैं। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि ये प्राइसिंग है एज ऑफ नाउ। कोई भी चीज जब हम नया चीज स्टार्ट होती है तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाती है। तो यस, पिछले 1-2 सालों में जब से हमने ये एआई पे काम होना स्टार्ट हुआ, तो एक तरह से जो एक्सपेक्टेशंस है मार्केट में बहुत ज्यादा ओवर बिल्टअप हो चुकी है, जिसके चलते एक तरह से आप बबल का रूप बोल लीजिए, एक तरह से ये बोल सकते हैं कि मार्केट इस चीज के जो
वैल्यूएशंस देख रहे थे उस चीज को एडजस्ट करने में समय लगा देगा। बट एआई विल विद अस, ये ऐसा ही सीन दिख रहा है विक्रांत जी मुझे, जो 2000 में हम देख रहे थे जब एक Y2K या बोल सकते हैं डॉट कॉम बबल बोल सकते हाँ हैं, या बिल्कुल। डॉट कॉम का हाँ पीरियड था। अब देखिए डॉट कॉम था वो टाइम पे, हम जानते थे कि हम आईटी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो टाइम पे ठीक है करेक्शंस भी आए थे, बट आज हम आईटी के साथ जुड़े हुए उसमें और ग्रोथ कर रहे हैं। तो एआई विल रिमेन विद अस, एआई का कोई ऐसा बबल नहीं, बट हाँ ये एक्सपेक्टेशन जो बिल्टअप करके चल रहे थे वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड में डिस्काउंट हो चुकी थी। इसके लिए सामने दिख रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेशन या गिरावट आ सकता है। लेकिन जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करें, इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ एआई, या हम बोल सकते हैं आईटी का। तो आई थिंक अगर ये गिरावट अगर आती भी है तो डेफिनेटली इंडिया के लिए बुनबुन सिचुएशन रहेगी, बिकॉज वी आर अल्टीमेट कंज्यूमर। तो आई थिंक उसका कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ एक टाइमिंग हो सकता है कि जो वैल्यूएशंस ओवर स्ट्रेच हो चुके थे उसको एडजस्ट होने में एक बार प्राइजेस करेक्ट करे, बट वो एक लेने का अच्छा मौका रहेगा। सर, अगर ये मंदी जैसी स्थिति भारत में भी आती है तो जो जैसे हमारे जो सेक्टर आईटी हुआ, एक्सपोर्ट्स हुए, इन सब पर तो सबसे पहले किन और सेक्टर्स को आप देखते हैं जिन पर असर पड़ सकता है, जिसको हमें ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? देखिए जब भी हम मंदी की बात करते हैं और खास करके यूएस रिलेटेड करते हैं तो दो तीन चीज ध्यान में आता है। सबसे पहले तो आईटी सेक्टर। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि आईटी के अंदर चाहे यूरोप हो चाहे यूएस हो, जब से वहां पे स्लो डाउन है उसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट पे पड़ना स्टार्ट हो चुका है। सेकेंडली हमने टैरिफ की वजह से जो यूएस को हम एक्सपोर्ट्स कर रहे थे वहां पे एक अच्छा चीज ये हो गया कि नाउ वी आर इंश्योर्ड कि जो अब तक हमारा फोकस खाली यूएस था वो अब लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट और एशियन कंट्रीज पे भी शिफ्ट हुआ। हमने रिसेंटली देखा इंडिया और चाइना के भी ट्रेड जो है वो थोड़े और इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आई थिंक अगर ये मंदी अगर आती भी है तो डेफिनेटली एक आईटी सेक्टर जरूर है, फार्मा में थोड़े बहुत इम्पैक्ट रहेंगे। बट पिछले 6-8 महीने में या साल भर में डोनाल्ड ट्रम्प ने जो पॉलिसी अपनाई है उससे ऑलरेडी हमारे जो एक्सपोर्टर्स है वो अपने आप को इंसुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं अदर सेक्टर्स, अदर सेगमेंट्स के अंदर भी और अदर लोकेशंस पे भी। तो मुझे लगता है लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट, यहाँ पे हमारे जो फोकस एरिया ऑलरेडी बढ़ गए। तो इम्पैक्ट तो देखिए जब यूएस में मंदी आती है तो इसका इम्पैक्ट तो सभी पे पड़ेगा, बट इंडिया एज ऑफ नाउ एक तो सेल्फ कंजम्पशन में और दूसरे जो दूसरे मार्केट इंडिया ने जो डिस्कवर रखे हैं प्राइसिंग को देखते हुए, वो आई थिंक इंडिया के लिए एक बोन पीरियड रहेगा। सर, थोड़ी सी बात रुपए की कीमत पर भी, और क्योंकि डॉलर के मुकाबले एकदम लोएस्ट स्तर पर हम लोग पहुंच गए हैं, 90 को टच करने जा रहे हैं, तो किस तरह से इसे देखा जाए? आरबीआई के हस्तक्षेप के बावजूद जो है रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, ये तो एक बड़ी चिंता की बात है हम लोगों के लिए। देखिए कोई भी कंट्री के लिए अगर करेंसी ड्रॉप होती है तो डेफिनेटली एक चिंता की बात जरूर है। आज ऑलमोस्ट हम देखें 90 के करीब पहुंच चुके हैं। हमने रुपये को स्लम्प होते हुए देखा 89-50 के करीब फ्राइडे अचानक से हमने देखा। लेकिन हालांकि सेंट्रल बैंक कंटिन्यू इंटरवेंट भी कर रही है और कोशिश कर रही है कि उसको स्टेबलाइज। माना जा रहा है कि जिस ढंग से अनसर्टेनिटी अभी भी बना हुआ है यूएस इंडिया के ट्रेड डील को लेके, ये मेजर कारण रहा। साथ में हमने देखा सेंट्रल बैंक डिफेंसिव मोड पे थे और ईयर एंड पे जनरली हम देखते हैं डॉलर की डिमांड्स भी रहती है, ये सारे कारण रहे। बट एक तरफ से अगर आप देखेंगे पिछले 3-4 साल की पॉलिसीज में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम भी क्या कर रहे हैं कि जो हमारे इंपोर्टेड जो आइटम्स है उसके लिए हमने अल्टरनेट ढूंढने स्टार्ट कर दिए। जैसे सबसे बड़ा इंपोर्ट बिल जो हमारा होता है वो कच्चे तेल का होता है। तो अगर आप पिछले 3-4 सालों में देखोगे तो हम अल्टरनेट एनर्जीज में शिफ्ट हो रहे हैं। वहीं हम लोग कच्चे तेल के साथ एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स हमारा सबसे बड़ा एक इंपोर्टेड पार्ट होता है, वहां पे भी हम देख रहे हैं कि सेल्फ सफिशिएंट हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं। थर्ड होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में, जहाँ पे सेमीकंडक्टर्स और बाकी आइटम भी है जो इंडिया उस चीज को इंसुलेट करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ रुपए की अगर गिरावट होती है तो हमारे एक्सपोर्ट थोड़े से इंप्रूव होंगे। तो ऑलरेडी हमने देखा कि गवर्नमेंट मेक श्योर कर रही है कि जो हमारे एक्सपोर्ट्स है वो कंसिस्टेंटली बढ़ते रहें। तो आई थिंक स्लो एंड स्टेडीली यस वी आर हेडिंग विद रुपी वीकनेस कंटिन्यू चलेगा, बट डोंट एक्सपेक्ट, क्योंकि आज भी जो हमारे रिजर्व्स है एज कंपेयर टू 5 साल पहले, 10 साल पहले जो चिंताएं होती थी वैसी चिंता नहीं है। बट हाँ एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि यस रुपए में जो गिरावट है वो थोड़े बहुत इंडिविजुअल केस टू केस या सेक्टर टू सेक्टर को थोड़े इंपैक्ट दे सकते हैं। बट कुल मिलाकर गवर्नमेंट मेक श्योर करिए जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो हम लोग मेक इन इंडिया में कवर अप करें या उसके अल्टरनेट देखें। लेकिन एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट पूरी कोशिश करिए। साथ में आरबीआई भी इंडिया में जो लिक्विडिटी मूव है वो कंटिन्यू मेंटेन करने की कोशिश करती हुई दिखाई दे। तो आई थिंक यस 90, 90, 50 तक भी हम मार्च तक पहुंचेंगे। बट जो स्पीड रहेगा वो थोड़ा सा कंट्रोल्ड वे में रहेगा। ऐसा नहीं है जो पिछले सालों में हमने देखा कि एकाएक गिरावट स्टार्ट हुई तो बहुत बड़ी गिरावट आ रही है।
सर लेकिन अगर रुपए की कीमत ऐसे ही रही, यही पैटर्न बना रहा, तो कंपनियों के लिए भी, बड़ी कंपनियों के लिए भी दिक्कत होगी, क्योंकि वो लोग भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने पर थोड़ा कंट्रोल करेंगी, पैसा बचाएंगी, और इन सब का असर तो नौकरियों पर और बाकी चीजों पर भी, सैलरी बढ़ना का इंतजार जो लोग करते हैं, इन सब चीजों पर भी बड़ा असर पड़ेगा, और कहा जा रहा है कि नौकरियां भी घट सकती हैं। वैसे ही लोग नौकरियों के लिए आजकल परेशान हैं। देखिए, जो रुपी का डेप्रिशिएशन है वो अनएविक्टेबल है, मतलब वो कंटिन्यू होगा ही होगा। जिस ढंग से हमने देखा जून ऑनवर्ड्स डॉलर इंडेक्स में जो रिकवरी स्टार्ट हुई, आज डॉलर इंडेक्स 100 के ऊपर आ गया है, तो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं डॉलर में मजबूती लौट रही है। अब डेफिनेटली इंडिया मेक श्योर करेगी कि उतना ज्यादा स्पीड से हम लोग फॉल नहीं हुए। एक तरह से आप देखिए कि यस, गवर्नमेंट भी मेक श्योर कर रही है कि हमारे एक्सपोर्ट्स कंटिन्यू रहे, ताकि एक्सपोर्ट के हमारे रेमिटेंस अच्छे रहे, और इंपोर्ट के लिए हम अल्टरनेट देख रहे हैं। बट यस, जो आप बोल रहे हो बराबर है कि डोमेस्टिक थोड़े बहुत इंपोर्ट्स में या जॉब्स को लेकर कंसर्न्स रहते हैं। बट आई थिंक जो स्पीड हमने पिछले कुछ सालों में देखे थे, उसके मुकाबले अभी भी आप देखोगे तो आरबीआई ने बहुत ही अच्छे तरीके से पिछले 3-4 महीने में इस चीज को मैनेज किया है। तो आई थिंक कि जो स्पीड है वो इंपॉर्टेंट रहेगी। बट हाँ, कोई भी, जैसे चाइना है, चाइना भी अपनी करेंसी को डिवेल्यू इसीलिए कर रही है ताकि एक्सपोर्ट में उनका जो दबाव है वो बना हुआ रहे। तो आई थिंक थोड़े बहुत इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि इंडिया छूता रहेगा उस चीज को। लेकिन गवर्नमेंट ऑलरेडी इस चीज को टेक केयर कर रही है, और आरबीआई भी मेक श्योर कर रही है कि लिक्विडिटी भी कंटिन्यू बनी रहे डॉलर की, और साथ में इकोनॉमी में भी स्टेबिलिटी बनी हुई रहे। सर चलते चलते उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आजकल लोगों के मन में बड़ा डर बैठ गया है, और ये सब चीजें जो सुन रहे हैं, तमाम कंडीशंस देख रहे हैं दुनिया भर की, अमेरिका से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, लोगों को लग रहा है कि अब पैसे को, अपने को बड़ा संभाल के रखा जाए, अपने हाथ में रखा जाए, इन्वेस्ट कम किया जाए, उसे जितना अपने पास लिक्विडिटी रहे उतना अच्छा है। तो क्या कहेंगे छोटे निवेशकों को जो अभी धीरे धीरे आदत डाल रहे थे अपने पैसे को निवेश करने की? देखिए विक्रांत जी, मार्केट में अनसर्टेनिटी तो डेफिनेटली रहेगी, और ये एक इन्वेस्टमेंट की साइकिल है, वो समझना बहुत जरूरी होती है कोई भी छोटे निवेशकों को। ऐसा नहीं है कि 12 महीना आपका इक्विटी ही अच्छा चलेगा, या 12 महीना बॉन्ड ही अच्छा चलेगा, या 12 महीना कमोडिटी अच्छी चलेगी। रिसेंटली हमने देखा कि जिस ढंग से ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी थी, उसके चलते इक्विटी मार्केट में ठहराव आया। बट आप देखिए साल भर में सोने ने बहुत ही बेहतरीन विकल्प, बेहतरीन रिटर्न देता हुआ दिखाई दिया। हालांकि बॉन्ड में हमने जिस ढंग से कटौती आते हुए देख रहे हैं, उसकी वजह से आप देखोगे फिक्स इनकम में आपके रिटर्न्स कम बने। बट इससे पहले हमने इक्विटीज में अच्छे बनते हुए देखे। तो सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो बैलेंस होना चाहिए। तो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स है, अवेलेबल है मार्केट में, जो पूरी जानकारी देते रहते हैं कि मार्केट का अभी थीम किस तरफ चल रहा है। तो मुझे लगता है यस, अनसर्टेनिटी ग्लोबल मार्केट में बना हुआ है। एज ऑफ नाउ जो अर्निंग्स की ग्रोथ आनी थी लिक्विडिटी देने की वजह से, वो ऑलरेडी पिक कर चुकी है। यहाँ पे कैपेक्स के अंदर हमने देखा कि थोड़ा सा ठहराव आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इंडिया में अभी भी हम देख रहे हैं गवर्नमेंट काफी कीन इंटरेस्ट लेकर कैपेक्स बढ़ोतरी कर रही है। लेकिन टाइमिंग मुझे लगता है कि अगले 3-4-6 महीने में जो अनसर्टेनिटी है वो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ज्यादा है, यूएस को लेकर इनफैक्ट ज्यादा है, रिसेशन की फियर है। तो आई थिंक अभी भी बुलियन मेरे लिए फेवरेट पिक रहेगा। हालांकि बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, छोटे बहुत करेक्शन आ जाए तो ऐसे समय में आपको निवेश एसआईपी के द्वारा करना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, वॉलिटिलिटी रहती है, तो बहुत बार कोई भी एक असेट क्लास पे जाना डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे समय में आप अभी भी इक्विटी में मल्टी असेट करके एक फंड होते हैं, जिसके अंदर आप देखोगे तो इक्विटी, कमोडिटी, बॉन्ड सभी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आई थिंक आप सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर अगर मल्टी एसेट में जाते हैं तो टाइम टू टाइम एलोकेशन प्रॉपर रहेंगे, तो रिटर्न्स भी प्रॉपर रहेंगे। सर आपने अभी एक बात बोली थी, वो कि रुपए की जो कीमत गिर रही है उसे टालना, तो उसे टालना मुमकिन नहीं है। उसको थोड़ा अगर दर्शकों के लिए समझा दें तो थोड़ा बेहतर होगा कि किस तरह से इसको अब रोकना इतना मुश्किल दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं इसलिए ये वर्ड यूज कर रहा हूँ। देखिए, इंडिया एक एक्सपोर्टिंग कंट्रीज पे, या हम बोल सकते हैं कि पहले हम इंपोर्ट डिपेंडेंट थे। अब जब भी कोई चीज इंपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली आपकी करेंसी की वैल्यू, डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही। और हमने देखा भी पिछले 10 सालों के अंदर सभी कंट्रीज, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, नियर बाय जितने भी है, ये डॉलर के मुकाबले धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं। लेकिन द स्पीड ऑफ लूज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंडली कि इंडिया इस चीज को कैसे फ्रेम करके चलती है। तो इंडिया ने, हमने पिछले 5 सालों में देखा है कि जो हमारे टॉप 5 इंपोर्टिंग कमोडिटीज है या इंपोर्टिंग थिंग्स है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या प्लान ऑफ एक्शन बनाया। तो सबसे पहले हम कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी मेक श्योर किया कि रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी,
इनके ऊपर हम शिफ्ट करें। तो अभी आप देखेंगे 5 साल पहले का जो हमारे कच्चे तेल का कंजम्पशन है, वीजा भी अगर हम देखेंगे तो अब रिन्यूएबल एनर्जी पे हमने काफी अच्छा शिफ्टिंग कर ली है। दूसरा है एडिबल ऑयल, हम देख रहे हैं कि सबसे बड़े हमारे इम्पोर्टर्स हैं। तो हमने एडिबल ऑयल के लिए भी रशिया के साथ हमने अच्छे टाई अप्स किए हैं, जहां से हमें काफी अच्छी दरों पे मिल भी रहे हैं। प्लस डोमेस्टिक मार्केट में भी गवर्नमेंट ने इसके प्रोडक्शन बढ़ाए हैं एडिबल में, जिसकी वजह से जो फूड इन्फ्लेशन है वो कुछ हद तक नेगेटिव में भी चले गए थे। थर्ड आ जाता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में, जहाँ पे सेमीकंडक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट अब मेक श्योर कर रही है मेक इन इंडिया के तहत या पीएल के तहत हम लोग यहाँ पे हम पार्टनरशिप करके यहाँ से हम लोग इस चीज को करें। तो एक तरफ आप देखेंगे गवर्नमेंट मेक श्योर कर रही है कि जितने भी हमारे इंपोर्ट बिल है उसको और कैसे कम किया जाए रुपए की गिरावट के साथ साथ। और अगर रुपये गिरावट एक नैरोली अगर धीरे धीरे मूव करती है तो हमारे एक्सपोर्ट्स को भी बूस्ट मिलती है। जहाँ पे हमने एग्री एक्सपोर्ट्स है या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स है उसको बूस्ट करने की कोशिश कर रही है। तो आई थिंक बैलेंस वे में काम कर रहा है। और थोड़े बहुत ठीक है गिरावट आती है तो हमारे फॉरेन टूर्स, हमारी एजुकेशन थोड़ी सी महंगी हो जाती है, बट एज कंपेयर टू बाकी कंट्रीज के मुकाबले अभी भी काफी ज्यादा हम इंसुलेटेड है। अनलेस एंड अनटिल यूएस इंडिया के रिलेशन बहुत ही ज्यादा खराब नहीं हो जाए तो आई थिंक एक नेचुरल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो इंडियन करेंसी हमेशा फेस करती हुई दिखाई देगी। सर एक बस अंतिम सवाल कि भारत का जो हर नागरिक पे जो कर्जा, घरेलू कर्जा, करीब करीब रिपोर्ट में आया कि 4.89 लाख रुपए का कर्जा है। और ये कर्जा जो है वो कोई संपत्ति, ज्यादातर इसमें से कोई संपत्ति या कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए नहीं बल्कि अपने रोजमर्रा के कामों के लिए लिया गया। तो ये तो बड़ी चिंता की बात है कि कर्जा इस लेवल तक पहुंच गया है। देखिए कर्जा तो डेफिनेटली कोई भी अगर लिवरेजिंग होगा तो ही गवर्नमेंट मूव करेगी। आज आप यूएस की बात करें तो यूएस में भी हम देख रहे हैं कि सबसे बड़े डेट के ऊपर बैठी है, नो डाउट। लेकिन उसको उभरने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि व्हेन यू प्रोड्यूस मोर। तो यूएस भी कोशिश कर रही है और इंडिया ने भी जिस ढंग से ये जो प्लान्स बनाए हैं और हमारे जीडीपी में जो पार्टिसिपेशन अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो जो गैप, जो हम रेट ऑफ डेट बोल सकते हैं या जीडीपी का, वहां पे हमने थोड़ा सा अभी स्टेबिलिटी आती हुई देखी है। आज वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यंगेस्ट पॉपुलेशन हमारे पास है और जिस ढंग से हम लोग जो वर्क कर रहे हैं तो आई थिंक जो ये डेट का जो कंसर्न्स है वो आगे जाके देखिए खत्म तो कोई भी कंट्रीज के लिए होगा नहीं। आज यूएस में भी डेट है, सभी जगह पे है, बट जो अलार्मिंग सिचुएशन जैसी सिचुएशन बोलते हैं वो इंडिया के लिए एज ऑफ नहीं है, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन डिविडेंड जो हमारे पास है और ग्रोथ इसमें जैसे जैसे इंप्रूव होगी उसका बेनिफिट मिलता हुआ दिखेगा। चलिए अजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इस बातचीत में हिस्सा लिया। बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद।